अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लाश वहीं पड़ी थी जहां वो किसी शिकारी के बंदूक का शिकार हुआ था। मरने वाला अमीर कबीर आदमी था और वो इस कस्बे का रहने वाला था जिसमें मेरा थाना था। वो जगह जहां इसकी लाश पड़ी हुई थी कस्बे से तकरीबन 4 मील दूर थी। वहां उसकी बहुत सारी ज़मीनें थीं जिस पर उसके मज़ारे काम करते थे। दौलत पैदा करने के वास्ते तो ये ज़मीन ही काफ़ी थी, लेकिन शहर में उसका आड़त का भी कारोबार था। उसके मज़ारों ने उसके बेटों को आकर इतला दी थी कि वो ज़मीनों पर मरा पड़ा है। उन्होंने इतना ही बताया था कि उसका सर खुला हुआ है और वहाँ खून ही खून है। मुझको इत्तला मिली तो मैं वहाँ पर अपने चंद एक आदमियों को साथ लेकर गया। मैंने लाश के सर को देखा। जख्म सर पर ही थे, लेकिन जख्मों में खून और बाल जम गए थे। इस वजह से ये मालूम करना मुश्किल था कि जख्म किस हथियार के हैं। जिस्म पर किसी और जगह जख्म नहीं था, किसी चोट का कोई निशान नहीं था। लाश ऐसी जगह पड़ी हुई थी जो दूसरी ज़मीन की निस्बत गहरी थी। ये जगह वैसी ही थी जैसा कि आप कुशादा और लंबा नशेब देखते हैं। वहाँ भी छोटा सा एक खेत था और इस खेत में गंदम उगी हुई थी। उस जगह के दोनों तरफ ज़मीन बहुत ऊंची थी। नशेब के दोनों किनारे कुछ ढलान और कुछ दीवार की तरह थे और वहाँ बहुत से दरख्त थे। अभी मैंने ये पता नहीं लगाया था कि सर के ज़ख्म किस हथियार के हैं। लाश के नज़दीक खुरों के जो निशान थे वो उन लोगों के मालूम होते थे जिन्होंने लाश देखी थी या लाश को देखने के लिए जमा हो गए थे। मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजवा दिया और मज़ारों के बयान लेने के वास्ते खुद वहीं बैठ गया। साफ जाहिर था कि मरने वाला कत्ल हुआ है। उसके करीबी रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। उनमें उसके 2 जवान बेटे थे। वही मेरे साथ साथ थे और मैं जो कुछ उनसे पूछता था उसका जवाब वही देते थे। उनके साथ तकरीबन 24 साल की एक खूबसूरत लड़की भी थी जिसको मैं मरने वाले की बेटी समझता रहा। लेकिन मैंने ख़ास तौर पर नोट किया कि उस लड़की की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन इसकी वो हालत नहीं थी जो बाप के मरने पर बेटियों की होती है। मुझको ये ख्याल भी आया कि ये मरने वाले की बहू होगी, लेकिन मैं ये सुनकर कुछ हैरान हुआ कि ये मरने वाले की बीवी है जो अब बेवा हो गई थी। ये पता लगा तो मेरे दिमाग में कुछ शकूक पैदा हुए। मरने वाला यकीनन कत्ल हुआ था, लेकिन ज़ख्म ऐसे थे कि ये पता नहीं लगता था कि हथियार कौन सा इस्तेमाल हुआ है। सामने पेशानी में 2-3 सुराख नज़र आए थे। इनसे मुझको ये शक हुआ था कि पीछे से शिकारी बंदूक का कारतूस इस पर चलाया गया है और इसके 2-3 छर्रे सामने से बाहर निकले हैं। अगर ये जख्म शिकार की बंदूक के कारतूस का ही था तो हो सकता था कि शिकारी ने नशेब के ऊंचे किनारे पर खड़े होकर किसी दरख्त की नीचे वाली टहनी पर बैठे हुए परिंदे पर गोली चलाई तो उसके छर्रे इसको लग गए। और अगर ये वारदात कत्ल की थी तो उसमें इस जवान लड़की का ज़रूर हाथ था जो मरने वाले की बीवी थी। ये जहन में रखें कि मरने वाले की उम्र 45 और 50 के दरमियान थी और ये लड़की उसकी तीसरी बीवी थी जिसके साथ उसने 2.5-3 साल पहले शादी की थी। आपने कत्ल की वारदातों में बहुत मर्तबा पड़ा होगा कि जहां बूढ़ा खामिन, जवान बीवी और जवान बेटा एक ही घर में इकट्ठे हो जाएं तो वहां इस तरह की वारदात होना अजूबा नहीं होता। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना था, लेकिन मैं इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। मैं मरने वाले को अब मकतूल ही लिखूंगा। ये तो साफ जाहिर था कि उसने खुदकुशी नहीं की थी। दिमाग में रखकर कि ये कत्ल हुआ है, मैंने उसके बड़े बेटे को अपने पास अलग बिठाया और सबसे पहले ये पूछा कि उनकी किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी है। नहीं, उसने जवाब दिया, कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं, उनकी रंगीनियों की तफसील दरकार है। खूबसूरत औरत को देखकर खुश होते थे, उसने कहा, और अपने आप को जवान समझते थे। मैंने इससे बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन उसने कोई ठोस वाक़या ना सुनाया, ना कोई ऐसी मिसाल दी जिससे ये पता लगता कि मकतूल की रंगीनियाँ कैसी थीं। ऐसे रंगीन मिजाज लोग जो खूबसूरत औरतों को देखकर खुश होते हैं अक्सर इसी अंजाम को पहुँचते हैं। मकतूल के इस जवान बेटे ने कोई ठोस बात बताई तो नहीं, लेकिन मेरे वास्ते ये इशारा काफ़ी था कि मकतूल रंगीन मिजाज था। मेरी नज़र में उसका ये बेटा और उसकी जवान बीवी मुश्तबा थे। अपनी सौतेली माँ के मुतालिक आपकी क्या राय है? मैंने पूछा। क्या इनमें आपस में प्यार मोहब्बत था या आपने इनमें कभी खिंचाव देखा था? मैं आपका मतलब समझता हूँ, उसने कहा। यूँ समझ लें कि इनके दरमियान ना मोहब्बत थी ना खिंचाव था। आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी जवान लड़की जवान औलाद वाले बाप के साथ कैसे खुश रह सकती है। मेरे साथ ज़रा
ताउन करें। आप पढ़े लिखे भी हैं, ज़हीन भी मालूम होते हैं, और मैंने ये भी महसूस किया है कि आप इस पर खुश नहीं थे कि आपके वालिद साहब ने एक जवान लड़की के साथ शादी की है। मेरे इस सवाल से आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए कि इस लड़की के चाल चलन की बाबत आप क्या कहते हैं। क्या आपको कभी शक हुआ है कि इस लड़की के ताल्लुकात किसी और के साथ थे? तकरीबन 2 साल पहले एक वाक़या हुआ था, उसने जवाब दिया। इसके बाद कोई ऐसी शहादत सामने नहीं आई। वो वाक़या क्या था? मेरी सौतेली माँ हमारे ही शहर की रहने वाली है, उसने जवाब देते हुए कहा। उनका महल्ला ज़रा दूर है। इनकी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया है। एक रोज़ दिन के वक्त में बाहर से आया, दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझको चूँकि इस लड़की पर शक रहता था, इस वास्ते दरवाज़ा मैंने आहिस्ता खटखटाया। शक तो मुझको इसी वजह से हो गया था कि दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद था। मुझको मालूम था कि वालिद साहब ज़मीनों पर गए हुए हैं। आप हमारा घर देखेंगे, बहुत बड़ी हवेली है। दरवाज़ा न खुला तो मैं दूसरी तरफ से दीवार पर चढ़ा और सहन में उतर गया। उन दिनों मुझको खांसी लगी हुई थी। मैं खामोशी से इस लड़की के कमरे में जाना चाहता था, लेकिन खांसी आ गई जिसको मैं रोक न सका। मेरे खांसने के साथ ही लड़की एक कमरे से दौड़ती हुई निकली और कहने लगी कि खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए हो। ये देखो, ये बदमाश ज़बरदस्ती अंदर आ गया और मुझको धमकियाँ देता है। मैं कमरे में जाने लगा तो उसी के महल्ले का एक नौजवान जिसका नाम अशफाक था अंदर से निकला। मेरी सौतेली माँ ने सख्त गुस्से की हालत में उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी और मुझको कहने लगी कि इसका सर फाड़ दो। इसी से तो मुझे खुदा ने बचाया है। मैं एक हॉकी स्टिक लेने के लिए एक कमरे की जानिब दौड़ा और अशफाक बाहर को भाग गया। मैं हॉकी स्टिक उठाकर बाहर को जाने लगा तो मेरी सौतेली माँ ने मुझको आगे आकर रोक लिया। कहने लगी कि इसके पीछे ना जाना। जिसने इतनी दिलेरी की है कि हमारे घर में आ गया, अंदर से कुंडी लगा ली और मेरे ऊपर दस्तराजी की है, वो अकेला नहीं होगा। कल तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, इन्हें बताएंगे। ये तो हमारी बुज़दिली और बेगैरती थी कि चुप रहते। हमारे ख़ानदान की हैसियत ऊंची है, मामूली लोग नहीं कि अशफाक जैसे मामूली आदमी का इतना बड़ा जुर्म माफ़ कर देते। मेरा छोटा भाई भी घर नहीं था, लेकिन मैं अशफाक को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी सौतेली माँ ने ऐसे तरीके से मुझको रोका कि मैं उसकी बात मान गया। उसने ये भी कहा कि वो अपने भाइयों को भी बताएगी। दूसरे दिन की बजाय उसी रात को मकतूल ज़मीनों से वापस आ गया। उसकी ज़मीनें दूर नहीं थी, 4 मील का फासला था। मुझको ये भी बताया गया कि मकतूल महीने 1.5 महीने बाद ज़मीनों पर जाता था और हर बार 8-10 दिन वहीं रहता था। वहाँ उसने छोटा सा मकान बनाया हुआ था। मैं उसी मकान में बैठा हुआ तफ्तीश कर रहा था। मकतूल के बड़े बेटे ने मुझको सुनाया कि मकतूल ज़मीनों से वापस आ गया तो बेटे ने और बेटे की सौतेली माँ ने उसको बताया कि घर में क्या वाक़या हुआ है और तुमने उसको ज़िंदा छोड़ दिया है। मकतूल ने अपने बेटे को गुस्से से कहा, सुबह होने दो। इसे मैंने रोक लिया था। मकतूल की बीवी ने कहा, यह अकेला था और अशफाक बदमाश है। सुबह होने दो, मकतूल ने कहा, अब तो बहुत देर हो गई है। मकतूल की बीवी का नाम मकसूदा था और सूदी कहलाती थी। बड़े बेटे ने मुझको बताया कि सूदी ने मकतूल को कहा था कि इस मामले को यहीं दबा दे, सारे शहर में अपनी ही रुसवाई होगी। लेकिन मकतूल इतना भड़का हुआ था कि उसने सूदी को भी और अपने बेटे को भी बेगैरत कहा और उसने वो रात गुस्से में गुजारी। मकतूल का एक और बेटा भी था जिसकी उम्र 16-17 साल थी। वो तो बाप से भी ज़्यादा गुस्से में था। मकतूल ने अशफाक के बाप को जाकर शिकायत न की कि उसके बेटे ने ये हरकत की है, बल्कि अशफाक को अपने 2 आदमियों से बहुत पिटवाया। उन्होंने अशफाक को बाजार में पकड़ लिया था। मकतूल उनके साथ था या उनकी इत्तला पर आ गया था। इसके बाद अशफाक का बाप मकतूल के पास गया और गिला किया कि उसके बेटे को मारा पीटा गया है। मकतूल ने उसकी भी बेइज्जती की और उसको बताया कि उसके बेटे ने क्या किया है। उसके बाद मकतूल के दोनों बेटे अशफाक के पीछे पड़ गए। लोगों ने बीच बचाव कर दिया और अशफाक इनके हाथों ज़दोकोब ना हुआ। ये बात सारे शहर में उड़ गई कि अशफाक मलिक रहमतुल्लाह के घर में घुस गया था। अशफाक भी तो कुछ कहता होगा। मैंने कहा, कुछ भी नहीं। मकतूल के बड़े बेटे ने कहा, वो हर किसी की लानत मलामत सुनता था और चुप रहता था। क्या वो वाकई बदमाश है? मैंने पूछा। ऐसा बड़ा बदमाश भी नहीं था, उसने जवाब दिया। जिंदा दिल और दिलेर जवान है। उसने कुछ तो कहा होगा। मैंने कहा, लोग उससे पूछते होंगे और वो कुछ तो कहता होगा। ये तो ज़रूर कहता होगा कि अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा। वो आपका नौकर या मज़ारे तो नहीं है कि आपकी मार पिटाई हर चीज़ को बर्दाश्त करेगा और दुबक कर बैठ जाता। उसकी बात
आप तक पहुंचाने वाले आपके दोस्त थे, दूसरे लोग थे। हम खुद मालूम करते रहे कि वो क्या कहता है। मकतूल के बेटे ने कहा, हमें कुछ भी मालूम ना हुआ। वो अपने घर में कैद हो गया था। उसके बाप और बड़े भाई ने भी उसकी पिटाई की होगी। असल बात यह है मलिक साहब, हमारे मुकाबले में अशफाक और उसके ख़ानदान की कोई हैसियत ही नहीं। हैसियत है या नहीं, मैंने कहा। उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इतनी ऊंची हैसियत और ताकत रखने वाले घर में दाखिल होना और घर की इज्जत पर हाथ डालना इतनी ज़्यादा हिम्मत और जुर्रत का काम है जो कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। ऐसे दिलेर आदमी की मार पिटाई हो तो वो खामोश नहीं रह सकता। मुझको अचानक एक ख्याल आ गया। मैंने आगे होकर आहिस्ता से मकतूल के बेटे से पूछा, क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी सौतेली माँ ने उसको खुद बुलाया हो? तौबा करो जी, उसने कहा। ये लड़की ऐसी हरकत करती तो आज आपको यहाँ खड़ी नजर ना आती। ये आप दिल से निकाल दें। देखो मियाँ, मैंने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि शहर में हैसियत किसकी ऊंची है, न मुझको कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी है। मुझको ये बताओ कि मैं अगर ये कहूँ कि अशफाक ने आपके वालिद साहब से इस तरह इंतकाम लिया है कि इनको कत्ल कर दिया है तो आप क्या कहेंगे? मुझको ऐसा कोई शक नहीं, उसने जवाब दिया। अशफाक तो उसी वक्त समझो मर गया था। मैंने आपको बताया कि पहले तो वो बहुत दिन अपने घर में कैद रहा, फिर वो बाहर निकलने लगा तो किसी के साथ बात ही नहीं करता था। अब आकर 2 साल बाद उसने कुछ बोलना शुरू किया है। अगर मेरी सौतेली माँ ने उसको खुद बुलाया होता तो क्या वो चुप रहता और चुप करके मार खा लेता? वो तो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि उसको लड़की ने खुद बुलाया था। फिर जनाब ये भी सोचे कि इस वाक़ये को 2 साल गुजर गए हैं। अगर अशफाक में इंतकाम लेने का दम होता तो वो फ़ौरन ले लेता। उसके बाप और बड़े भाई ने मेरे वालिद साहब के पास आकर माफ़ी मांगी थी। मैं इस शख्स की इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनता रहा कि इसमें से मुझको कातिल का सुराग मिल जाएगा, मगर मुझको नाकामी हुई। ये ठीक था कि 2 साल गुजर गए थे। सिर्फ ख़ानदानी और देरीना दुश्मनों वाले इंतकाम लेने के लिए इतना इंतज़ार कर लिया करते हैं। वो दुश्मनियाँ दायमी होती हैं, लेकिन ये वाक़या अचानक हो गया था। अशफाक ने इंतकाम लेना होता तो 2 साल इंतज़ार ना करता। इसके अलावा वो मुजरिम भी था। मैंने अशफाक को कत्ल की इस वारदात में मुश्तबा तो न समझा, लेकिन उसको अपने दिमाग में महफूज कर लिया। बड़े बेटे को बाहर भेजकर उसके छोटे भाई को बुलाया। ये जोशीला नौजवान था। उसने भी ये वाक़या मेरे कहने पर सुनाया और उसने भी यही राय दी कि अशफाक में इंतकाम की हिम्मत नहीं थी। तुम्हारी सौतेली माँ का तुम्हारे वालिद के साथ सलूक कैसा था, मैंने पूछा। मेरे वालिद साहब सख्त तबीयत के आदमी थे, उसने जवाब दिया। घर में ही नहीं, सारे ख़ानदान में कोई फ़र्द उनके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता था जो उन्हें पसंद नहीं होता था। मैंने सुना है कि वो रंगीन मिजाज थे, मैंने कहा। मेरा मतलब है कि वो जिंदा दिल थे। आपने ठीक सुना है, उसने कहा, लेकिन किसी के आगे झुकते नहीं थे। अपनी इस बीवी को उन्होंने अपने दिमाग पर सवार नहीं किया। क्या इस पर रोब झाड़ा करते थे, मैंने पूछा। कभी कभी, उसने जवाब दिया। उमूमन किस बात पर, मैंने पूछा। क्या वो कोई ऐसी वैसी हरकत करती थी, अपने माँ बाप के घर ज़्यादा जाती थी? कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, उसने जवाब दिया। उसे अपने माँ बाप के घर जाने से मेरे वालिद साहब ने कभी नहीं रोका था। वो इन्हें बताकर चली जाती और आ जाती थी। दूसरे महल्ले में ही उनका घर है। मैं मकसूदा का चाल चलन मालूम करना चाहता था और मैं ये मालूम करने की भी कोशिश कर रहा था कि इन दोनों जवान सौतेले बेटों के साथ मकसूदा के ताल्लुकात कैसे थे। मैंने देखा कि ये नौजवान बच बच कर जवाब देता था। उसकी किसी बात से मुझको शक हो जाता और किसी बात से शक रफ़े हो जाता। मैंने मकतूल के घर के हालात दूसरे ज़रियों से मालूम करने थे। मकसूदा को बुलाकर उससे कुछ बातें पूछी। मैं उससे ये तवक्को नहीं रख सकता था कि वो अपनी बाबत मुझको पोशीदा बातें बता देगी। मैंने उसको कहा कि 2 साल पहले वाला वाक़या याद दिलाया तो उसने उसी तरह सुनाया जिस तरह मकतूल के दोनों बेटों ने सुनाया था। मकसूदा, मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने खाविंद के मरने का कोई अफसोस नहीं। मैं सिर्फ ये पता लगा रहा हूँ कि उसका कातिल कौन है। तुम किसी पर शक करती हो? मेरा शक किसी पर भी नहीं, उसने जवाब दिया। मुझको उनके मरने का बहुत अफसोस है। झूठ ना बोलो मकसूदा, मैंने कहा। मुझको उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम्हें अफसोस है कि नहीं। मुझको ये बताओ कि तुम्हारा खाविंद अपने बेटों में जायदाद तकसीम तो नहीं कर रहा था? नहीं, उसने जवाब दिया। न बेटों ने कभी मुतालबा किया था, न बाप ने कभी सोचा था। इनका बाप कैसा आदमी था? अच्छा था, उसने जवाब दिया। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैंने कहा। सुना है उसके ताल्लुकात दूसरी औरतों के साथ भी थे। ज़रा सोचो मकसूदा,
میں قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو شک ہے کہ تمہارا خاوند کسی عورت کے پیچھے مارا گیا ہے۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ۔ میں کیسے چھپا سکتی ہوں جی؟ اس نے کہا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات ایک بدمعاش عورت کے ساتھ تھے۔ اس کا خاوند مریض سا آدمی ہے اور اس عورت کے 2 بھائی ہیں۔ مجھ کو عورتوں نے بتایا تھا کہ ملک صاحب اس کے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ عورت جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ کئی بار میرے گھر آئی ہے۔ بہت چالاک عورت ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا ذکر مقتول کے بڑے بیٹے نے کیا تھا۔ تم نے اپنے خاوند کو اس معاملے میں کچھ تو ضرور کہا ہوگا۔ میں نے کہا، صرف ایک بار کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن انہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نہیں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں کہ اس کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ بوڑھا ہے اور اس کے ساتھ وہ بدکار بھی ہے۔ میں بات کرنی جانتا تھا۔ یہ تو ناتجربہ کار لڑکی تھی۔ اس پر میری باتوں کا جادو چل گیا۔ میری ہمدردی نے اس کے آنسو نکال دیے۔ یہ میرے واسطے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ وہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو اتنا موم کر دیا کہ وہ خود بولنے لگی۔ میں اس کو اور زیادہ بھڑکاتا گیا۔ میں اس کی باتوں سے سراغ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ اور طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لڑکی میں چالاکی اور فریب کاری کتنی کچھ ہے۔ مجھ کو اس میں ایسی کوئی مشکوک بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مقتول کی ذات کی لڑکی نہیں تھی اور لڑکی کی ذات چھوٹی بھی نہیں تھی، اور اس کا خاندان مالی لحاظ سے مقتول کے مقابلے میں بہت نیچے تھا۔ مقصودہ نے صاف بتایا کہ مقتول اس کے ماں باپ پر بہت مہربان ہو گیا تھا اور ان کو وہ وقتاً فوقتاً پیسے دیتا رہتا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مقتول نے اس لڑکی کو خرید کر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں سے پتہ لگتا تھا کہ یہاں معاملہ الٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ عام طور پر بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویاں خاوندوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ خاوند اپنی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے نوجوان بیویوں کے زن مرید بن جاتے ہیں اور ان کی ہر فرمائش اور خواہش پوری کرتے ہیں۔ ایسی بیویاں اپنے بوڑھے خاوندوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی جوان آدمی کو اپنا درپردہ ساتھی بنا لیتی ہیں۔ لیکن مقصودہ کا کیس الٹ تھا۔ خاوند نے اس کو زرخرید لونڈی بنایا ہوا تھا۔ گھر میں اس لڑکی کی یہی حیثیت تھی۔ اس نے اپنا من مار لیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ مجھ کو ملک صاحب کے مرنے کا ذرا بھی افسوس نہیں۔ اس نے کہا اور مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو پتہ لگا ہے کہ اس کو کس نے مار دیا ہے؟ یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور اپنے خیال کے مطابق اس سے پوچھا، تم اب کیا کرو گی؟ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ گی؟ پھر ظاہر ہے شادی کر لو گی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمہاری فریادیں سن لی ہیں۔ شادی سے تو دل مڑ گیا ہے، اس نے کہا۔ پتہ نہیں میں کیا کروں گی۔ لعنت بھیجو مرنے والے پر، میں نے اس کی دل کی بات معلوم کرنے کے واسطے کہا۔ ایسے آدمیوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ کو تمہارے ساتھ ہمدردی ہے۔ تم اپنے دل کو نہ مارو۔ اتنی جوان اور اتنی خوبصورت لڑکی ہو، عدت کا عرصہ پورا ہوتے ہی شادی کر لینا۔ مجھ کو ایسی بات پوچھنی تو نہیں چاہیے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ اپنی دلچسپی اور تمہاری ہمدردی کی خاطر پوچھ رہا ہوں، اس کو تفتیش نہ سمجھنا۔ تمہارے دل میں اپنی کوئی پسند تو ضرور ہوگی۔ وہ شرما کر ہنس پڑی اور سر جھکا لیا۔ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے دل میں شادی سے پہلے اپنی پسند ہوتی ہے۔ بعض کی تو آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند کے آدمی نے اگر ابھی تک شادی نہیں کی تو اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ ہے کوئی ایسا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن آپ کے مشورے پر عمل کروں گی۔ میں نے بہت جال پھینکے اور ہوا میں بہت تیر چلائے، لیکن اس نے اپنی پسند کے کسی آدمی کا نام نہ لیا۔ مجھ کو یہ شک تھا کہ اس نے اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے اپنے خاوند کو مروا دیا ہے، لیکن وہ مجھ کو اتنی چالاک اور ہوشیار نہیں لگتی تھی۔ میں آپ کو اپنا ایک شک بتاؤں؟ اس نے پوچھا، اور کہنے لگی کہ صفیہ کے بھائیوں اور خاوند کو پکڑیں۔ اس کے خاوند کا بھی ایک بھائی ہے۔ کوئی شہادت ملے تو پکڑوں، میں نے کہا۔ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ پہلے ملک صاحب اور صفیہ کے تعلقات کی بابت کسی کو پتہ نہیں لگا تھا، مقصودہ نے کہا۔ آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی گئی۔ صفیہ کا خاوند اور بھائی وغیرہ سمجھتے ہوں گے کہ صفیہ پر یہ الزام غلط ہے، لیکن اب انہوں نے بھی مان لیا ہے۔ عورتوں کی زبانی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ خاوند نے اور بھائیوں نے صفیہ کو بہت مارا پیٹا ہے۔ صفیہ کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ ملک صاحب کو جان سے مار ڈالیں گے۔ نہیں مقصودہ، میں نے کہا، لوگ ایسے ہی کہا کرتے ہیں، یہ خالی دھمکیاں ہوتی ہیں۔
نہیں جی، اس نے کہا۔ میں نے اس کو خالی دھمکی نہیں سمجھا۔ صفیہ کی ساس نے میری ماں کو کہا تھا کہ اس کے بیٹے یعنی صفیہ کے خاوند اور صفیہ کے بھائیوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس نے میری ماں کو یہ کہا تھا کہ مقصودہ کو کہو کہ اپنے خاوند کو خبردار کر دے، ورنہ وہ ایسے طریقے سے مارا جائے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو کون مار گیا۔ پھر تم نے اپنے خاوند کو بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں تو اس معاملے میں ایک ہی بار بات کر کے اپنی بے عزتی کروا چکی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ مجھ کو ہی گرفتار نہ کر لیں۔ سچی بات ہے، میں چاہتی ہی یہی تھی کہ اس ملک صاحب کو کوئی مار دے، میری تو جان چھوٹے۔ نہ مقصودہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس بات پر تو میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے صفیہ کی ساس کو یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ آدمی باز آنے والا نہیں ہے، اسے کھنگال ہی ڈالو تو اچھا ہے۔ آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے، مقصودہ نے کہا، لیکن میں نے اسے کہا نہیں۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ بہت بلکہ پورا بے تکلف کر لیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کی تو وہ اس سے لطف اٹھاتی اور ہنستی رہی جیسے ہم بڑے پرانے دوست ہوں۔ میں نے باتوں میں اور ایک آدھ حرکت کے ذریعے یہ جانچنے کی کوشش بھی کی کہ یہ چال چلن کی کیسی ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں نہیں سنا رہا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی، صرف یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ چال چلن کی ڈھیلی نہیں تھی، لیکن اتنی زیادہ بے تکلفی کے باوجود اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلا جس سے مجھ کو شک ہوتا کہ قتل کی اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ایک بات بتاؤ مقصودہ، میں نے کہا، تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، یہ بات بھی صحیح صحیح بتا دو۔ ملک صاحب کے دونوں بیٹوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیا تھا؟ دونوں جوان ہیں، تم بھی جوان ہو، تم نے ان کی نیت بھانپی تو ہوگی۔ چھوٹا تو مجھ سے پرے پرے رہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ بڑا بیٹا میرے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا، میرا خیال ہے اس کی نیت میں کچھ گڑبڑ تھی، لیکن میں اس کو ایسا موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ نیت کا اظہار کرتا۔ میں ابھی ان سب کو سونگ رہا تھا، پوسٹ مارٹم کے بعد میں نے تفتیش میں گرما گرمی پیدا کرنی تھی۔ میں نے یہ سوچ کے کہ مقتول کے دونوں بیٹوں کو اور مقصودہ کو بھی اپنے گھر ہونا چاہیے، کیونکہ لاش آ چکی ہوگی یا آنے والی ہوگی، ان تینوں کو کہا کہ وہ شہر چلے جائیں، میں وہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ایک اور شک تھا، اس شک کے واسطے میں نے مزاروں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا کہ اس علاقے میں مقتول کے تعلقات کس عورت کے ساتھ ہوں گے یا کوئی عورت یہاں اس کے پاس آتی ہوگی۔ سب نے انکار کر دیا، کسی نے کہا کہ یہاں باہر کی کوئی عورت نہیں آتی اور باقی کہتے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ سورج ڈوب گیا، میں تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل راستے میں ملا، اس نے مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ مقتول کے سر کے پچھلی طرف سے بندوق کے چھرے داخل ہوئے، جن میں سے کچھ کھوپڑی کے اندر رہ گئے اور 3-4 سامنے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ بندوق کے کارتوس کے چھرے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کارتوس کتنی دور سے چلایا گیا، ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ سر کی پچھلی طرف جو چھرے لگے وہ کتنی دور دور تھے۔ ایک جگہ سے کھوپڑی بالکل کھل گئی تھی، یعنی اس میں خاصا بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ اس سے میں نے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ کیا کہ کارتوس زیادہ دور سے نہیں چلایا گیا۔ اگر فاصلہ زیادہ ہوتا تو یہ چھرے پھیل جاتے، اور یہ چھرے جو مقتول کی کھوپڑی سے نکلے تھے عدالت میں پیش کرنے کے واسطے ایگزٹ کے طور پر محفوظ رکھنے تھے۔ میں نے جب یہ چھرے دیکھے تو یہ پرندے مارنے والے کارتوس کے چھرے تھے۔ میرے سامنے اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ واردات قتل 302 کی ہے یہ حادثاتی قتل 304 ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نشیب کے اونچے کنارے سے کسی شکاری نے درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے پر کارتوس فائر کیا، مگر وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ نیچے چھروں کے راستے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ میں نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، مقتول کے سر پر ترکی ٹوپی تھی جو اس دور میں بہت عام تھی، اور یہ ٹوپی مسلمانوں کے لباس کا حصہ تھی۔ کچھ چھرے اس ٹوپی میں سے گزرے تھے، اس وجہ سے ان کی رفتار کم ہو گئی اور یہ کھوپڑی میں رہ گئے۔ میں نے نامعلوم قاتل کے خلاف FIR تحریر کر کے اس کی نقلیں متعلقین تک پہنچا دیں۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی، قتل کو اتنی آسانی سے خودکشی یا حادثاتی موت نہیں لکھا جا سکتا تھا جتنی آسانی سے آج لکھ دیا جاتا ہے۔ علاقہ DSP نے جو انگریز تھا، بذریعہ ٹیلی فون مجھ کو حکم دیا کہ تفتیش کرو اور واقعاتی شہادت اکٹھی کرو۔ اگر ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ قتل کی واردات ہو سکتی ہے تو اس کی قتل عمد کی واردات سمجھ کر تفتیش جاری رکھو۔ میں نے غور کیا تو مجھ کو واقعاتی شہادت نظر آنے لگی، پھر یہ وجہ بھی نظر آنے لگی
کہ میں جو ایک سب انسپکٹر تھا یہ فیصلہ کرنے کا خطرہ اپنے سر مول نہیں لے سکتا تھا کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ مقتول کا رنگین مزاج ہونا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات اور اس عمر میں گھر میں نوجوان بیوی کی موجودگی اچھی خاصی واقعاتی شہادت تھی۔ میں نے اس جگہ کے ارد گرد اچھی طرح دیکھا تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مقتول اتفاقیہ طور پر کسی شکاری کے چھروں کے راستے میں آ گیا تھا۔ میں نے رات کو ہی صفیہ کے خاوند، اس کے دونوں بھائیوں اور اس کی ساس کو تھانے بلا لیا۔ سب سے پہلے ساس کو اندر بلایا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا جو صفیہ کا خاوند ہے اور صفیہ کے بھائی ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھ کو یہ بتاؤ کہ انہوں نے بات کہی تھی یا نہیں؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ان کو ایسی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی، میں نے اس کی طرف جھک کر کہا، کہ تمہاری بہو صفیہ کے ساتھ ملک رحمت اللہ کے ناجائز تعلقات تھے۔ بتاؤ تھے یا نہیں؟ مجھ کو تو معلوم نہیں، اس نے کہا، دشمنوں نے ویسے ہی اڑا دی ہوگی۔ میری بات غور سے سنو خالہ، میں نے کہا، تم عزت والے خاندان کی عورت ہو، مجھ سے عزت کراؤ اور اپنے گھر کی عزت کا خیال کرو۔ تم جھوٹ بولو گی تو میں دوسروں سے پتہ لگا لوں گا، پھر تم اس تھانے سے باہر نہیں جا سکو گی، پھر میں تمہاری بہنوں کو بھی تھانے بلاؤں گا، سوچو پھر تمہاری کیا عزت رہے گی۔ چلو وہ تو میں مان لیتی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے نے ملک رحمت کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، یہ غلط ہے۔ یہ تو مانتی ہو نا کہ تمہارے بہو کے اور ملک رحمت کے قابل اعتراض تعلقات تھے؟ میں نے کہا، وہ میں اس لیے مان رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں جس پر اپنی بہو پر الزام تھوپ دوں۔ میرا خیال ہے کہ مقصودہ کی ماں کو بلا کر تمہارے سامنے بٹھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے اسی کو کہا تھا کہ مقصودہ کو کہہ دو کہ اپنے خاوند کو خبردار کر دے۔ تمہیں اپنی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں؟ اگر اپنے بیٹے کو پھانسی سے بچانا چاہتی ہو تو صحیح بات بتا دو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، کیا میں یہ کہوں کہ ملک رحمت کو میرے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ وہ آج دن کو قتل ہوا ہے نا، میرا بیٹا تو سارا دن گھر میں رہا ہے۔ اس عورت نے مجھ کو تھوڑی دیر پریشان کیا۔ آخر اس نے اپنی بہو صفیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ ڈرتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کے بیٹے نے اور صفیہ کے بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ اگر یہ قتل کرنے والے ہوتے تو پہلے صفیہ کو قتل کر دے۔ اس نے کہا، صاف بات ہے جی، ملک رحمت صفیہ کی مرضی کے بغیر تو تعلقات نہیں چلا رکھا تھا۔ میری بہو کہاں کی شریف زادی ہے؟ میرے بیٹے نے تنگ آ کر 15-16 دن گزارے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا ہے۔ وہ تو بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے اس کو مارا پیٹا، اس کے بھائیوں نے بھی اس کی ہڈیاں توڑ دیں، لیکن وہ باز نہیں آتی۔ اس نے ایک ہی بار آدھی درجن قسمیں کھا کر کہا، میرے بیٹے نے ملک رحمت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ وہ سارا دن باہر نکلا ہے۔ میں نے تو بیٹے سے کہہ دیا کہ اس بدچلن کو طلاق دے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے، پھر میری ٹھوڑی پکڑ کر کہا، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی، میرے بیٹے کو گرفتار نہ کرنا۔ خامخواہ گرفتار کروں گا؟ میں نے کہا، اور اس کے دل سے کچھ اور باتیں نکلوانے کے واسطے میں نے اس سے پوچھا، ملک رحمت کے علاوہ بھی تمہاری بہو کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا پہلے تھا؟ میں کسی ایک کا نام نہیں بتا سکتی، اس نے جواب دیا۔ میں بتا سکتی ہوں کہ اس عورت کا کوئی اعتبار نہیں۔ صفیہ کے بھائی کیسے آدمی ہیں؟ وہ تو شریف لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت ہے، اس کا خامد شریف آدمی ہے۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کس طرح اتنی آزاد ہو گئی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ تمہارے بیٹے کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ شادی کو 6 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے۔ اس بددعائی ہوئی کی گود ہری نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو اٹھا کر اس کے بیٹے کو اندر بلایا۔ وہ جسم اور چہرے اور چال ڈھال سے مریض لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے بتایا کہ 4-4.5 سالوں سے اس کو ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے۔ بہت علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں بھائی میرے، میں نے کہا، تمہاری بیوی کی شہرت سن چکا ہوں اور جو باتیں مجھ کو معلوم نہیں تھی وہ تمہاری ماں بتا گئی ہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ طلاق ہی دینی پڑے گی، اس نے کہا۔ اگر 4 سال پہلے طلاق دے دیتے تو کیا اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، کیا تمہاری بیوی شادی سے پہلے بھی اسی طرح بدنام تھی؟ اتنی تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا، یا شاید ہمیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ لگا ہے تو میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو ملک رحمت کو ضرور قتل کرنا تھا کیا؟
मैं ने कहा। उसको बड़ी ज़ोर का झटका लगा। उसकी आंखें जो पहले ही मरीजों जैसी थीं बिल्कुल सफ़ेद हो गईं और ऐसा ही रंग उसके चेहरे का हो गया। वो तो गश खाने लगा था। वो कुछ कहने लगा तो उसके सिर्फ होंठ हिले, ज़बान न हिल सकी। मर्द बनो यार, मैंने कहा। मैं गैरत वाले मर्दों की कदर किया करता हूँ। फांसी चढ़ाना या साफ निकाल देना मेरे इख्तियार में है। तुम्हारी बीवी के भाई भी तुम्हारे साथ थे या वो अकेले गए थे? बंदूक तुम्हारी थी या उनकी? मेरे पास बंदूक नहीं जनाबे वाला, उसने कहा। उनके पास 2 नाली बंदूक है, लेकिन हम पर जो आपने इल्ज़ाम लगाया है ये बिल्कुल गलत है। फिर सोच लो, मैंने कहा। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मामला मेरे हाथ में है, मौके का कोई गवाह नहीं। मान जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। उसकी हालत गैर होती चली गई और वो इनकार करता रहा। मैं बजरिया जिरा और सवालात उसके पीछे पड़ा रहा, हत्ता कि उसके आंसू निकल आए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि वो पहले ही मर रहा है और मैं उसको और ज़्यादा परेशान ना करूं। सफ़िया के भाइयों की बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जाने, उनका खुदा जाने, उसने रोते हुए कहा। मैं तो उनके वास्ते कसम नहीं खा सकता। उनकी बहन बदनाम होकर घर बैठ गई है। मैं अपनी तरफ से उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। उन्होंने अपनी बहन को बहुत मारा पीटा था और मेरे आगे उनका सर नीचा रहा। इस आदमी की मैं सेहत देखता था तो दिल नहीं मानता था कि उसने 4 मील दूर जाकर किसी को गोली मारी होगी। ये भी याद रखें कि मकतूल के मरने का वक्त 10 साढ़े 10 बजे दिन का था। दिन के वक्त किसी को गोली मार के भाग आना इस आदमी के बस का काम नहीं था। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि बीमार आदमी में कुव्वत बर्दाश्त नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसको बर्दाश्त ना हुआ हो और ये मकतूल के कत्ल के वास्ते चल पड़ा। इसके खिलाफ इस वजह से भी शक पुख्ता होता था कि 4 साढ़े 4 साल से मुसलसल हल्के बुखार में मुब्तला था। बीवी भी बेवफा निकली। उसने सोचा होगा कि इस ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, और अगर मरना है तो अपने दुश्मन को भी साथ ही ले चलो। मैंने उसको मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में रखा और बाहर बिठा दिया। सफ़िया के बड़े भाई को बुलाया। ये तो हो नहीं सकता था कि वो फ़ौरन कह देता कि हाँ, मलिक रहमत को मैंने गोली मारी है, और ये भी ज़रूरी नहीं था कि कातिल यही हो। इसके खिलाफ शक पुख्ता था और शक की वजूहात मौजूद थीं। मैंने उसके साथ भी इसी तरह की बातें की जिस तरह सफ़िया के खामिद के साथ की थी। उसको कहा कि वो कातिल है और वो मान जाए तो मैं उसकी मदद करूँगा। आपको ये बता दूँ कि मैंने पुलिस की तफ्तीश के अंदाज से बातें की थीं। ये उस्तादी तरीका होता है जिसको आम लोग नहीं समझ सकते। बाज़ औक़ात किसी मुश्तबा के साथ इस तरह बात की जाती है जैसे थानेदार बेचारा सीधा साधा और बेवकूफ़ आदमी है। बाज़ बातें इस तरह की जाती हैं जैसे चलते चलते कोई गैर ज़रूरी सी बात कह दी हो। इस शख्स के साथ मैंने इसी तरह बातें की। मैंने देखा कि इस पर खौफ और घबराहट नहीं थी। उसने कहा कि उसके पास शिकारी बंदूक है। बंदूक को तो वो नहीं छुपा सकता था, ये थाने के रिकॉर्ड में लिखी हुई थी। लेकिन उसने ये नहीं माना कि वो वारदात के रोज़ बंदूक लेकर कहीं बाहर गया था। उसने ये भी तस्लीम कर लिया कि उसकी बहन सफ़िया की दरपर्दा दोस्ती मकतूल के साथ थी और उसने सफ़िया को मारा पीटा भी था। वो तुम्हारी बहन है, मैंने कहा। मैं उसकी बाबत कुछ ऐसी बातें पूछूंगा जो तुम्हें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन मैंने तुम्हारे खिलाफ एक शक साफ करना है। थोड़ी देर के वास्ते भूल जाओ कि सफ़िया तुम्हारी बहन है। आप बात करें, उसने कहा। आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। क्या सफ़िया शुरू से ऐसी ही थी? मैंने पूछा। यानी शादी से पहले? उसने मेरी बात काटते हुए कहा। उसकी आदतें ज़रा आज़ाद थीं, हंसती खेलती ज़रा ज़्यादा थी। इसमें यह खराबी अब पैदा हुई थी हम नहीं मानते थे, लेकिन ये इतनी आज़ाद हो गई कि मलिक रहमत के दफ्तर तक चली जाती थी। उसने आड़त का दफ्तर ऐसी जगह बनाया हुआ है जो महल्ले के साथ है। मैंने अपनी आंखों देखकर यकीन किया। ये कब की बात है? 7-8 महीने हो गए हैं, उसने जवाब दिया। दरअसल उसके ख़राब होने की एक वजह यह भी है कि उसके खामिद को ऐसी बीमारी लगी हुई है कि उसके जिस्म में न खून रहा है और न दम रहा है। हमारी बहन ने 4-5 साल बर्दाश्त किया है। मैं ये नहीं कहता कि सफ़िया ने जो किया है ठीक किया है, मैं आपको वजह बता रहा हूँ। बदकारी बदकारी ही होती है जनाब, इसकी वजह चाहे कुछ भी हो। फिर मलिक रहमत हमारे इस मरीज़ बहनोई का हमदर्द बन गया और इसके घर आने जाने लगा। उसको मलिक रहमत बड़ी दूर किसी हकीम के पास भी ले गया था। हमारा बहनोई गरीब तो नहीं, लेकिन उसके इलाज का खर्च मलिक रहमत देता रहा और हमारा बहनोई खुश होता रहा। उसको इतनी भी समझ न आई कि मलिक रहमत उसके घर में क्या जाल फेंक रहा है। हुआ ये कि सफ़िया उसके जाल में आ गई और इनके गलत ताल्लुकात का सिलसिला शुरू हो गया।
इस खराबी से पहले ही तुम इस वजह से तलाक ले लेते कि तुम्हारा बहनोई बीमार है। मैंने कहा, वो तो बेकार हो चुका था। उसकी और मेरी इन बातों का जो मैं आपको सुना रहा हूँ तफ्तीश के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये मैं आपको इस मतलब के लिए सुना रहा हूँ कि हम लोग कैसी कैसी गलतियाँ करके घरों में खराबियाँ पैदा कर लेते हैं। सफ़िया के खामिद को चाहिए था कि शादी के कुछ अरसे बाद वो जब मासूर हो गया था तो बीवी को तलाक दे देता और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद न करता, लेकिन इसमें वो अपनी बेइज्जती समझता था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी बीवी ने एक गैर आदमी के साथ ताल्लुकात जोड़कर खामिद को लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। मैंने उसके भाई से पूछा कि अपनी बहन को तलाक क्यों न दिला दी, तो उसने भी इज्जत और गैरत का नाम लिया कि तलाक से बड़ी बेइज्जती होती है। ये लोग अपनी इज्जत और गैरत को देखते रहे और नतीजा ये निकला कि एक नौजवान औरत की इस्मत गई और एक आदमी कत्ल हो गया। सफ़िया का भाई मुझको कातिल नज़र तो नहीं आता था, लेकिन हालात इंतहाई बुज़दिल और इंतहाई शरीफ आदमी को भी कातिल बना दिया करते हैं। उसके खिलाफ ये शहादत बन सकती थी कि कत्ल के वक्त वो शहर से बल्कि घर से भी गैर हाजिर था और इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता था। फिर ये शहादत दरकार थी कि इसको मकतूल की ज़मीनों के इलाके में बंदूक के साथ देखा गया। ये शहादतें न मिलने के बावजूद मैं इस शक को छोड़ नहीं सकता था। वजह मौजूद थी जो इसके खिलाफ शक पैदा करती थी। इसके बाद मैंने इसके छोटे भाई से पूछगछ की। यह भी इनकार करता था। इसको अपने बहनोई और अपनी बहन पर बहुत गुस्सा था। मैंने उसके बड़े भाई से भी और उससे भी उस धमकी का पूछा जो उन्होंने सफ़िया की सास के ज़रिए मकसूद की माँ तक पहुँचाई थी। हाँ जी, इस नौजवान ने कहा, ऐसी बात मैंने भी कही थी और मेरे बहनोई ने भी कही थी, लेकिन हमने इस धमकी पर अमल नहीं किया और अमल करने का इरादा भी नहीं था। हम में इतनी जान नहीं कि इतने बड़े आदमी पर हाथ डालते। इन लोगों में इतनी जान थी या नहीं, ये तो अभी मैंने देखना था। सबसे पहले तो मुझको इनकी बंदूक की ज़रूरत थी। मेरी अपनी ज़रूरत ये थी कि पूरी रात गुजर गई थी और मैं मुश्तबों के साथ झकझक कर रहा था। कल का दिन जो गुजरा था वो मैं आपको सुना चुका हूँ। मुझको थोड़े से आराम की ज़रूरत थी। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का वक्त हो गया था। मैं अपने घर चला गया, नहाकर नाश्ता किया और तकरीबन 2 घंटे सोकर वापस आया। सफ़िया के भाइयों को साथ लिया और इनके घर को रवाना हो गया। रास्ते में वो मेरी मिन्नतें करते रहे कि मैं उनके घर की तलाशी ना लूँ। ये ख़ास तौर पे ख्याल रखे कि ये शहरी लोग थे और कुछ पढ़े लिखे भी थे। इस वजह से ये देहातियों से मुख्तलिफ थे। देहात के लोग लड़ाई, मार कुटाई और कत्ल से नहीं डरते। कत्ल करके फ़ख्र करते हैं। शहरी अपनी तहजीब की वजह से बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं उनके घर चला गया और महल्ले से 2 गवाह लेकर बंदूक उस तरीके से बरामद की जो कानून के मुताबिक था। उनके घर में जितने कारतूस थे वो भी अपने कब्जे में ले लिए। वहाँ मैंने पहली बार सफ़िया को देखा। कशिश वाली औरत थी। सबसे बड़ी कशिश ये थी कि वो जवान थी और उसका रंग ज़रा साफ सुथरा था। वो कोई ख़ास तौर पर खूबसूरत औरत नहीं थी। मैंने उसको अलग कमरे में बिठाया। सफ़िया, मैंने उसको कहा, तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मुझको सब मालूम हो चुका है। तुम्हारे भाइयों ने भी बता दिया है। तुम्हारी सास और खाविंद के बयान भी ले चुका हूँ। तुम अब कहोगी कि ये सब गलत है तो मैं नहीं मानूंगा। उल्टा तुम खुद परेशान होगी। ज़रा सोचो कि मैं तुम्हें थाने ले जाऊँ तो तुम्हारी जो ज़रा सी इज्जत रह गई है वो भी जाती रहेगी। तुम इनकार नहीं कर सकती कि मलिक रहमत, इसके साथ तुम्हारी खुफिया दोस्ती थी। कहो, क्या कहती हो? उसने सर झुका लिया और बहुत ही आहिस्ता से इकरार किया कि ये बात ठीक है। अब एक और सच्ची बात तुम्हारे आगे रखता हूँ। मैंने झूठ बोला। इस बात को भी झुठलाना नहीं। कल सुबह तुम्हारे दोनों भाई बंदूक लेकर बाहर निकल गए थे। तुम्हें यह तो पता नहीं होगा कि बाहर कौन कौन उनके साथ गया था। मुझको ये बताओ कि वो किस वक्त वापस आए थे? कल सुबह, उसने हैरान होकर कहा। कल सुबह वो बाहर निकले होंगे लेकिन बंदूक लेकर नहीं गए। फिर ये परसों सुबह की बात होगी। मैं याद करके बता सकती हूँ कि वो किस वक्त निकले और किस वक्त वापस आए, उसने कहा। लेकिन ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बंदूक लेकर नहीं गए। अगर आपको ये शक है कि मलिक रहमत को मेरे भाइयों ने कत्ल किया है तो ये शक दिल से निकाल दें। क्या तुम्हें मलिक रहमत के मरने का कोई अफसोस नहीं? मैंने पूछा। नहीं, उसने बड़ी पुख्ता आवाज़ में जवाब दिया। मैं उसके झांसे में आ गई थी। उसने मेरी खाविंद की बीमारी पर बहुत खर्च किया था। मैं तो दुआएं मांगती थी कि मेरा खाविंद ठीक हो जाए। मैं मलिक रहमत की बातों में आ गई और अपना आप गंवा बैठी। वो बड़ा घटिया आदमी था। मुझको अपनी इश्कबाजियाँ सुनाया करता था। आप शायद यकीन नहीं करेंगी कि मैंने उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ लिया था। क्या वजह थी?
اس نے اپنی زمینوں والے گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ دوستانہ گانٹھ لیا تھا۔ صفیہ نے جواب دیا، مجھ کو جب بھی ملتا اس عورت کی باتیں سناتا کہ وہ کس طرح اس پر مرتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے 3 بھائی ہیں اور خامد بھی ہے۔ یہ عورت ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے مجھ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک روز اس عورت کے بھائیوں نے اس کو دھمکی بھیجی تھی کہ وہ اپنی زمین کی حدود سے باہر قدم نہ رکھے ورنہ مارا جائے گا۔ کیا تم نے اس بات کو سچ مان لیا تھا؟ میں کیا بتا سکتی ہوں کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ، اس نے جواب دیا۔ وہ اس عورت کی باتیں ایسے طریقے سے سناتا تھا جیسے مجھ کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھتا ہو۔ میں اس کے بعد اس کو نہیں ملی۔ ملک رحمت کب تک تمہارے خاوند کے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے جب اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا، اس سے مہینہ بھر پہلے تک آتا رہا، صفیہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے میرے ہاں آنا بند کر دیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے خاوند کو اور میرے بھائیوں کو ہمارے تعلقات کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ تم نے ایک بات سچ بتا دی ہے، میں نے کہا۔ اب کوئی پردہ نہ رہنے دو۔ ملک رحمت اللہ کے علاوہ تمہارے کس کس کے ساتھ تعلقات تھے؟ اور کوئی نہیں تھا، اس نے جواب دیا، اور مجھ کو یہ یقین دلانے کے واسطے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس نے بہت کچھ کہا۔ اس کی زبان سے میں اس کے بھائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں اگلوا سکتا تھا۔ میں بندوق، کارتوس اور اس کے بھائیوں کو ساتھ لے کے تھانے چلا گیا۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو اور مخبروں کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ صفیہ نے ایک اشارہ دیا تھا۔ قتل تو دراصل دیہات کے لوگ کیا کرتے تھے۔ شہر کے مخبر آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے رپورٹیں لینا شروع کیں۔ ان سے مجھ کو کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی، مقتول کی بابت وہی کچھ معلوم ہوا جو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ صفیہ کی بابت بھی کچھ اور پتہ نہ لگا۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ پھر اس گاؤں کا نمبردار اور 2 اور آدمی آ گئے۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا اور مقتول کی بابت پوچھا۔ حضور، میں تو خود آنے لگا تھا، نمبردار نے کہا۔ میں اس وجہ سے پہلے نہ آیا کہ شاید آپ کو اصل مجرم مل گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ملا چودھری۔ پھر میری ایک بات پر غور کریں، نمبردار نے کہا۔ میرے گاؤں کی ایک جوان عورت ملک رحمت کے پاس اس کے زمینوں والے مکان میں جایا کرتی تھی۔ یہ بات تو ملک کے مزاروں کو بھی معلوم ہے۔ ملک میرے گاؤں میں پہلے پہل آتا رہا تھا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو اس عورت کے ساتھ اونچی فصلوں کے درمیان مینڈ پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات تھے۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ملک رحمت نے میرے گاؤں میں آنا کیوں چھوڑا تھا۔ اس عورت کے بھائیوں کو اپنی بہن کی کرتوت کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اس عورت کے خاوند کے ساتھ مل کر ملک کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ملک کے ایک مزارے نے اس کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ کیا ان لوگوں کے پاس شکاری بندوق ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ ان کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، پھر اس کا گاؤں سے باہر جانا بھی بند کیا ہوا تھا۔ میں حیران ہوں چودھری، میں نے کہا۔ یہ ملک بوڑھا ہو گیا تھا، پھر بھی اس کی حرکتیں ایسی تھیں۔ یہ شراب کی طاقت تھی جناب، اس نے کہا۔ پھر یہ پیسے کی طاقت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اب ضروری بات سنیں، اس نے کہا۔ اس عورت کے خاوند کا ایک بھائی فوج میں حوالدار ہے۔ میں نے پرسوں شام اس کو گاؤں میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ کیا وہ چھٹی پر آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم اسے ملے ہوگے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اس کو نہیں ملا، وجہ یہ ہے کہ میرے خاندان کی اس خاندان کے ساتھ بول چال بوجہ عداوت بند ہے۔ بڑا تیز اور لٹ باز خاندان ہے، وہ ایسے ویسے لوگ نہیں۔ میں نے پتہ لگایا تھا کہ یہ کب آیا ہے اور کتنی چھٹی پر آیا ہے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ پرسوں صبح آیا تھا۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک بات یہ سامنے رکھ لیں کہ کل صبح اس عورت کا ایک بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ بندوق لے کر شکار کے واسطے گیا تھا، اور وہ دونوں واپس آئے تو اس کے کچھ دیر بعد گاؤں میں خبر آ گئی کہ ملک رحمت اللہ فلاں جگہ مارا گیا ہے۔ میں اس وجہ سے آپ کے پاس نہ آیا کہ یہ علاقہ دوسرے نمبرداری میں آتا ہے۔ وہ نمبردار اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا کہ وہ بخار میں بڑی بری حالت میں گر پڑا ہے۔ مجھ کو سب سے پہلے یہ شک ہوا کہ اس عورت کا بھائی ملک سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے آیا ہے۔ نمبردار نے بہت ساری تفصیلات بھی سنائی تھیں، مختصر یہ کہ اس نے مجھ کو ایک اور کھوج پر ڈال دیا۔ اس نمبردار کے خلاف بھی شک پیدا ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس عورت کے خاندان کے ساتھ اس کی خاندانی دشمنی ہے، اس وجہ سے مجھ کو شک ہوا کہ یہ ان کے خلاف بڑھا چڑھا کر رپورٹ دے رہا ہے۔ بہرحال مجھ کو ایک سراغ مل گیا تھا، میں فوراً اس سراغ پر دوڑ پڑا، اپنا ضروری عملہ ساتھ لیا اور نمبردار کے گاؤں چلا گیا
और सीधा इस औरत के भाइयों के दरवाजे पे जा रुका। दोनों भाई घर पर ही थे। जो ही वो बाहर निकले, मैं उनको धकेल कर अंदर चला गया और उनको कहा कि अपनी बंदूक मेरे हवाले कर दें। उन्होंने 2 गवाहों की मौजूदगी में बंदूक बरामद कर दी और मैंने उसके कारतूस भी अपने कब्जे में ले लिए। ये बंदूक कब चलाई थी? मैंने उनके घर में खड़े खड़े पूछा। कल सुबह एक भाई ने जवाब दिया, मैं शिकार पर गया था, 15-16 परिंदे मारे थे। और वो जो बड़ा मोटा शिकार किया है? मैंने कहा। नहीं हुजूर, उसने अनजान बनते हुए जवाब दिया। शिकार के वास्ते तो बहुत आगे जाना पड़ता है, हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे। जो मोटा शिकार तुमने किया है वो तो यहाँ बिल्कुल करीब ही तुमको मिल गया था, मैंने कहा और उसके करीब होकर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं मलिक रहमत की बात कर रहा हूँ। वो इस तरह पीछे हटा जैसे मैंने उस पर हमला करने की खातिर खंजर निकाल लिया हो। उसने नंबरदार की तरफ देखा जो हमारे ही करीब खड़ा था। नंबरदार, उसने दांत पीस कर नंबरदार को कहा, दुश्मनी मैदान में निकलकर कुल्हाड़ियों और लाठियों से पूरी की जाती है। तुमने थाने में जाकर ये झक मारी है कि मलिक रहमत को मैंने गोली मारी है। लानत है तेरी मर्दानगी पर, मर्द ओछा वार नहीं करते। तुम मेरे साथ बात करो यार, मैंने कहा। मुझको मालूम है कि नंबरदार के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, मैं अब इसकी नहीं तुम्हारी बात सुनूंगा। मेरे साथ सच बोलोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। चौधरी, दूसरे भाई ने नंबरदार को कहा, हम तेरे इस बार का जवाब मैदान में देंगे, हम जरा पुलिस से भुगत लें। वहाँ नंबरदार के 1-2 रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन्होंने इन दोनों भाइयों की ललकार का जवाब दिया। अगर मैं मौजूद ना होता तो इनका आपस में खून खराबा हो जाता। मैं इन दोनों भाइयों को, इनके बहनोई को और इनकी मुताल्लिका बहन को साथ लेकर गांव से आ गया। रास्ते में मकतूल की ज़मीनों से गुजरा और कुछ देर वहाँ रुका। वहाँ 4 मज़ारे मौजूद थे। उन सबको इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछा कि ये औरत यहाँ आती थी और मकतूल को मिलती थी या नहीं। पहले तो वो सब घबराए, फिर मेरे रौब और हौसला अफजाई से उन्होंने इकरार कर लिया। मैंने उनको भी थाने ले जाने के वास्ते अपने साथ ले लिया। सबसे पहले उस भाई को अपने दफ्तर में बिठाया जो शिकार हो गया था। उसके साथ जो दोस्त गया था, मैं उसको भी साथ ले आया था। देखो मेरे दोस्त, मैंने औरत के उस भाई को कहा, मुझको और अपने आप को तंग करके जो बात बताओगे वो अभी बता दो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। क्या बता दूं? ये कि मलिक रहमत को तुमने गोली मारी है, मैंने कहा। मैं न खुद हेर फेर करूँगा और न तुम्हें करने दूंगा। हुजूर, उसने कहा, आपने देख लिया है कि नंबरदार के साथ हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है, हमें ख़राब करने का इसको बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। क्या तुम्हारी बहन के ताल्लुकात मलिक रहमत के साथ नहीं थे, मैंने पूछा। क्या तुमने अपनी बहन को मलिक रहमत के पास जाते नहीं पकड़ा था? क्या तुमने अपनी बहन को मार मार के बेहोश नहीं कर दिया था? हाँ हुजूर, उसने कहा, ये सब दुरुस्त है। मैं सच को सच ही कहूँगा, लेकिन मैं मलिक रहमत का कातिल नहीं। वो आधी रात से पहले पहले तुम अपनी ज़बान से कहोगे कि तुम कातिल हो, मैंने कहा। अगर तुम नहीं तो तुम्हारे बहनोई का भाई जो फ़ौज में हवलदार है, वो ये काम करके गया है। वो कितनी छुट्टी पर आया था? कौन सा हवलदार? उसने हैरान होकर कहा। वो तो नहीं आया। क्या वो परसों यहाँ नहीं था? ना जी, उसने कहा। आपको किसने बताया है? नंबरदार इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता था। मैं अपने कमरे से निकला और नंबरदार को अलग करके कहा कि ये शख्स कह रहा है कि इसके बहनोई का भाई हवलदार नहीं आया था। नंबरदार ने कहा कि मैं चाहूँ तो वो उन दोनों आदमियों को गांव जाकर थाने ले आता हूँ जिन्होंने हवलदार को देखा था। चौधरी, मैंने उसको थानेदारों के रौब से कहा, ये झूठ निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर छोटे थानेदार साहब को या अपने किसी हवलदार को गांव भेजकर मालूम कराएं। उसने कहा, अब तो मुझको अपना सच साबित करना ही पड़ेगा। मैंने उसको गांव न जाने दिया। मुझको एक ख्याल आ गया। मैंने इस औरत के दूसरे भाई को बाहर ही अलग करके पूछा कि वो हवलदार कितनी छुट्टी पर आया था। उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। मैंने उनकी बहन को बुलाया और पूछा तो उसने ऐसे लहजे में इनकार किया जिससे मुझको पक्का शक हो गया कि वो झूठ बोल रही है। मैंने दोनों भाइयों को उनकी बहन के पास बुलाया, इस औरत के खामिंद को भी बुलाया। तुम चारों मेरे सामने आपस में मशवरा करके मुझको बताओ कि इनका हवलदार परसों गांव में था या नहीं। मैंने उनको कहा, इस औरत के साथ थाने में जो सुलूक होगा वो कल सुबह इससे पूछ लेना, लेकिन इसके मुंह से बात नहीं निकलेगी। इनकार करो, मैं तुम्हारे खानदान के बच्चे से बूढ़े तक को, मर्दों और औरतों तक को थाने में बुला लूँगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। आपस में उन्होंने कोई बात नहीं की, आंखों ही आंखों में फैसला कर लिया। हमारे इनकार की एक वजह है जनाब, इस औरत के खामिंद ने कहा।
हवलदार मेरा भाई है, वो बगैर छुट्टी के आया था। एक सुबह आया और अगले रोज चला गया था। वो करीब ही छावनी में होता है। उसने कहा था कि किसी को बताना नहीं। आपने मोहतरम अहमद यार खान की कहानियों में पढ़ा होगा कि एक फौजी बगैर छुट्टी के अपने गांव आया और अपने किसी दुश्मन को कत्ल करके चला गया। उसकी रेजिमेंट में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के वास्ते गई तो उसके अफसरों ने कहा कि वो तो ड्यूटी पर था, गांव तक किस तरह जा सकता था। इस तरह उसको बचा लिया गया। इस केस पे भी मुझको यही शक हो गया था कि ये हवलदार मलिक रहमतुल्लाह को कत्ल करने आया था और उसको मौका मिल गया। उसने मकतूल पर कारतूस चलाया और वापस अपनी छावनी में चला गया। ये इस तरह हुआ होगा कि इस औरत का भाई शिकार के बहाने बंदूक और एक दोस्त को लेकर गांव से निकला। हवलदार गांव से कहीं दूर खड़ा होगा। उसने बंदूक ली और मलिक रहमतुल्लाह को देखने लगा। मलिक रहमतुल्लाह की मौत उसको बड़ी मौजूद जगह ले गई थी। मैं जानता था कि मैं छावनी जाकर उसकी रेजिमेंट में गया तो मुझको कहा जाएगा कि ये हवलदार तो फलां ड्यूटी पर अपनी रेजिमेंट में मौजूद था। लेकिन पहले तो मैंने ये मालूम करना था कि हवलदार इन दोनों शिकारियों को रास्ते में मिला था या नहीं। मैंने इस औरत के भाई से, जिसको मैंने पहले अपने कमरे में बिठाया था, पूछा कि उसके साथ शिकार पर कौन गया था। उसने नाम बताया तो मैंने एक कांस्टेबल को भेजा कि उसको गांव से ले आए। उसके आने तक मैंने इस औरत को अपने कमरे में बिठाया और पूछगछ करने लगा। सफिया की तरह इसने भी मकतूल के साथ अपने ताल्लुकात को तस्लीम कर लिया। इसके चाल चलन की रिपोर्ट जो मुझको मिली थी वो अच्छी नहीं थी। मैंने इससे बहुत सारी बातें पूछी लेकिन उस पर थानेदारों वाला रौब नहीं डाला। सफिया ने कहा था कि उसके भाइयों ने मलिक रहमत को कत्ल नहीं किया, लेकिन ये औरत कहती थी कि वो अपने भाइयों और खाविंद की जगह कसम नहीं खा सकती, उन्होंने कत्ल किया होगा। मेरी तफ्तीश के दबाव में आकर उसने ये भी बता दिया कि मलिक रहमत से पहले उसने इसी तरह की दोस्ती गांव के एक और आदमी के साथ लगाई थी। उसने मलिक रहमत को दोस्त बना लिया तो पहले दोस्त ने उसको 2-3 बार कहा था कि वो मलिक रहमत को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो कहने की बात होती है। धुतकारे हुए आशिक इसी तरह की धमकियां अक्सर दिया करते हैं, लेकिन मैंने इस शख्स को भी मुश्तबा फहरिस्त में शामिल कर लिया। मेरा पुख्ता शक इस औरत के भाइयों और खाविंद पर ही था। मैंने इनको देखकर भी कहा कि दिलेर आदमी हैं। उन्होंने मेरी मौजूदगी में जिस तरह नंबरदार को ललकारा और उसको जिस तरह धमकी दी थी, इस तरह हर कोई नहीं कर सकता। इस औरत से मुझको एक नए मुश्तबा के सिवा कुछ ना मिला। मैंने उससे उसके खाविंद के भाई हवलदार की बाबत पूछा तो उसने बताया कि उसने सुना था कि वो आया है, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर में थी, इस वजह से उसने हवलदार को नहीं देखा। अगली सुबह इस औरत का भाई घर वालों को ये बताकर कि वो शिकार पर जा रहा है, बंदूक लेकर निकल गया। वो वापस किस वक्त आया था? उसने जो वक्त बताया वो मलिक रहमत के कत्ल के वक्त से 2 घंटे बाद का था। अब मैंने वक्त का हिसाब जोड़कर मुलजिम का सुराग लगाना था। मसलन इस तरह के इस औरत का ये भाई जो शिकार को गया था, किस वक्त उस जगह से गुजरा जहां मलिक रहमत कत्ल हुआ था। जब वो आदमी आया जो इस औरत के भाई के साथ शिकार पर गया था तो मैंने उसको दम न लेने दिया, अपने दफ्तर में ले गया और बेंच पर बिठा दिया। देख जवान, मैंने कहा, तुम्हें पता लग गया होगा कि मैंने किस किस को थाने बुलाया हुआ है। इन सब के बयान हो चुके हैं। तुमने ज़रा सा भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। मेरे हाथ में बैत का डंडा था और मैं उसके सामने खड़ा था। मैंने पूछा, तुम उसके साथ शिकार पर गए थे, रास्ते में तुम्हें हवलदार कहाँ मिला था? नहीं हुजूर, उसने डरे हुए लहजे में कहा, हमें रास्ते में कोई हवलदार नहीं मिला था। एक झूठ, मैंने कहा, तुम वापसी पर उस जगह से उस वक्त गुजरे जहां मलिक रहमत की लाश पड़ी थी। तुमने उस जगह को देखा होगा। मैंने खुद नहीं देखी, उसने कहा। लोगों ने बताया था कि मैं उस जगह को जानता हूं और जनाब हम वापसी पर उस जगह से नहीं गुजरे थे, हम दूसरे रास्ते से आए थे। इस ज़माने में एक और मुश्किल थी। आजकल जिसको देखो उसने घड़ी बांधी हुई होती है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त शहरों में भी बहुत कम लोगों के पास घड़ियाँ हुआ करती थीं। देहात में तो किसी फौजी के पास ही घड़ी होती थी। बड़े अमीर ज़मींदारों के पास भी घड़ी नहीं होती थी। ये ऐसी मुश्किल थी कि मैं वक्त का हिसाब नहीं कर सकता था कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ आदमी किस वक्त गुजरा था। मैंने अंदाजे से और मोटे हिसाब पर भरोसा किया। मैंने जिस आदमी को अपने सामने बिठाया हुआ था वो ये नहीं मान रहा था कि इन दोनों को रास्ते में हवलदार मिला था, और वो मेरे रौब और थोड़े से तशद्दुद के बावजूद नहीं मानता था कि वो जाए वारदात के करीब से गुजरे थे। मेरा ख्याल है कि तुम इन दोनों भाइयों
और इनके बहनोई और उसके हवलदार भाई की फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहते हो। मैंने कहा, दोस्ती का यह हक जो तुम अदा कर रहे हो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जनाबे आली, उसने पुख्ता आवाज़ में कहा, मलिक रहमत का कातिल कोई भी हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस औरत का एक भाई मेरे साथ था और बंदूक उसके पास थी। अगर उसके दूसरे भाई ने किसी और की बंदूक लेकर मलिक रहमत को मार डाला हो तो वो मैं नहीं जानता। तुम इसके दोस्त थे? मैंने पूछा। क्या ये दोनों भाई मलिक रहमत के कत्ल की बातें किया करते थे? हाँ जी, उसने जवाब दिया, किया करते थे, लेकिन वो सिर्फ बातें ही करते थे। मैं इसको सिर्फ एक जगह चक्कर दे रहा था, यानी हवलदार रास्ते में इनके साथ हो गया था और उसने मलिक रहमत पर कारतूस चलाया था। वो इतना ज़्यादा तंग आ गया कि उसके आंसू निकल आए। मैं उसको गालियाँ दे रहा था और उसके साथ मेरा बाकी रवैया भी शरीफों वाला नहीं था। एक और बात का बयान ज़रूरी है कि मैंने इस कहानी में मकतूल की जवान बेवा मकसूदा को तफ्तीश से खारिज नहीं किया था। उस पर मेरा शक पहले की तरह कायम था। मुखबिरों ने और उसके महल्ले के 2 मोअज़्ज़िज़ीन ने उसका चाल चलन ठीक बताया था और कहा था कि वो इतनी चालाक और होशियार लड़की नहीं कि अपने किसी आशना के साथ मिलकर उसने अपने खामिद को कत्ल करा दिया हो। मेरे कहने पर मुखबिर इस टो में लगे हुए थे कि मकसूदा की किसी के साथ आशनाई थी या नहीं। शहर के मरीज खामिद की बीवी सफिया के 2 भाइयों को भी मुश्तबा ठहराया हुआ था। उनकी बंदूक और गांव से बरामद की हुई बंदूक एग्जामिनर के मुआयने के वास्ते भिजवा दी थी। ये इस कस्बे से 50 मील दूर के बड़े शहर में गई थी। इनकी रिपोर्टें 2 दिनों बाद आनी थीं। मैं गांव के इस जवान आदमी को तफ्तीश की चक्की में रगड़ रहा था और वो रोने पर आ गया। अचानक उसकी आंखें ठहर गईं और वो कुछ सोचने लगा। उसने मेरी तरफ देखा। आपने मेरे साथ बिला वजह ऐसा सलूक किया कि मेरा दिमाग मेरे काबू से निकल गया है, उसने कहा। अगर आप कत्ल का इल्ज़ाम ज़बरदस्ती हम पर थोपना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, इन पर गौर करें। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैंने कहा। तुम्हारे दिल में जितनी बातें आती हैं वो सब करो। हमारे गांव से कुछ दूर सब्जियों का छोटा सा एक बाग है, उसने कहा। वहाँ रहट लगा हुआ है। हम वापसी पर वहाँ रुके थे। हम जब भी उधर जाते हैं वहाँ ज़रूर रुकते हैं, पानी पीते हैं और बाग के मालिक के पास थोड़ी देर बैठते हैं। आप उससे पूछें कि हमारे साथ और कौन था और उससे उठकर हम किधर गए थे। वहाँ से हमारे गांव का रास्ता दूसरा है। और दूसरी बात यह कि हमने आपके उस शहर के 2 आदमी इस इलाके में परिंदों का शिकार करते देखे थे। इन्हें शनाख्त कर सकते हो? मैंने पूछा। एक को पहचानता हूँ, उसने जवाब दिया। आपके शहर के मशहूर आदमी का बेटा है, ख्वाजा कदीर का बेटा शब्बीर, जो अपने बाप से ज़्यादा मशहूर हो गया है। उसके साथ उसकी उम्र का एक और जवान आदमी था, मैं उसको नहीं जानता। उनके साथ तुम्हारी बातचीत हुई थी? वो इतनी करीब नहीं आए थे, उसने जवाब दिया, और बहुत दूर भी नहीं थे। हमने उनको देखा था। हम तो अपने गांव की तरफ आ गए और वो दरख्तों पर परिंदे देखते उधर को जा रहे थे जिधर मलिक रहमत की ज़मीनें और उसका मकान है और मलिक रहमत जहां मारा गया है। उन्होंने 4 या 5 कारतूस चलाए थे। फिर दूर से हमने उनके कारतूस की आवाज़ सुनी थी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा कदीर कौन और क्या था। आपने बड़े शहरों के महलों में और कस्बों में बाज़ आदमी देखे होंगे जिनको हर देख का चमचा कहा जाता है। वो मस्जिद कमेटी के करता धरता होते हैं, ईद मिलाद के जुलूस का इंतज़ाम करते हैं, कोई अंजुमन या तंजीम हो तो उसमें शामिल हो जाते हैं और दूसरी तरफ गुंडागर्दी करा रहे हैं। ऐसे लोग अयूब खान के दौर में बीडी मेंबर बने थे, फिर पीपल्स पार्टी के कलपुर्जे बन गए और अब ये ज़कात कमेटियों के मेंबर या ओहदेदार हैं। ख्वाजा कदीर ऐसा ही शरीफ और बाइज़्ज़त बदमाश था। शब्बीर उसका जवान बेटा था और अपने बाप की लाइन पर चल रहा था। मैंने उसको थाने बुलाना ज़रूरी समझा। एक वजह यह थी कि ये मेरा मुल्जिम हो सकता था। यह भी मुमकिन था कि मलिक रहमत को किसी ने कत्ल किया ही ना हो और उसको इत्तेफाकिया गोली लग गई हो। रात हो गई थी। मैं तफ्तीश के कीचड़ में फंसा हुआ था। मैंने एक हेड कांस्टेबल को कहा कि वो ख्वाजा कदीर के बेटे शब्बीर को थाने ले आए। ख्वाजा कदीर भी अपने बेटे के साथ आ गया। मेरे आगे वो झुक गया और मुगलिया दौर के दरबारियों की तरह सलाम किया। उसने पूछा कि मैंने उसके बेटे को क्यों बुलाया है। ख्वाजा साहब, मैंने कहा, आपके बेटे के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं, इससे कुछ पूछना है। मलिक रहमतुल्लाह के कत्ल के सिलसिले में उसको ये कह दें कि इससे जो कुछ भी पूछूं वो बिल्कुल सच सच बता दे।
ख्वाजा कदीर अपने आप को बड़ी ऊंची हैसियत का आदमी समझते हुए बैठ गया और मुझसे पूछने लगा कि मैं उसके बेटे से क्या पूछूंगा। मैंने उसको रूखे से लहजे में उठने और बाहर निकल जाने को कहा। इससे वो और ज़्यादा घबराया। मैंने उसको बाहर निकाल दिया और उसके बेटे को बिठाया। कल तुम किसी के साथ उस तरफ शिकार के वास्ते गए थे जिधर मलिक रहमतुल्लाह की ज़मीनें हैं? मैंने उससे पूछा। हाँ जी, उसने बिला झिझक जवाब दिया। मैं गया था। मेरे साथ एक दोस्त भी था। कौन था वो? उसका नाम अशफाक है, उसने जवाब दिया। बड़े अच्छे ख़ानदान का आदमी है। मैं अशफाक के नाम पर चौंका। मुझको वैसे ही ख्याल आया कि ये वही अशफाक तो नहीं जिसका कोई 2 साल पहले मलिक रहमत के घर में कोई चक्कर चला था? मैंने पूछा। हाँ, शब्बीर ने जवाब दिया, ये वही अशफाक है। शब्बीर भाई, मैंने पूछा, वो चक्कर क्या था? अशफाक तुम्हारा दोस्त है, उसने तुम्हें कुछ बताया होगा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, शब्बीर ने जवाब दिया। मशहूर ये हुआ था कि अशफाक को ये पता लगा कि मलिक रहमत के घर में उसकी बीवी अकेली है तो वो अंदर चला गया। मैंने अशफाक से पूछा तो उसने कहा कि ऐसे ही हुआ था। फिर इससे ये जाहिर होता है कि अशफाक अच्छा खासा बदमाश है। मैंने कहा, किसी के घर में इस तरह घुस जाना किसी मामूली आदमी का काम तो नहीं। आप उसको बदमाश ना समझें, शब्बीर ने कहा। वो बहुत जुर्रत वाला है, डरता नहीं। जो काम करना चाहे वो ना करने वाला हो तो भी कर डालता है। मलिक रहमत के घर में घुसने की एक और वजह थी। अशफाक उस लड़की मकसूदा के साथ शादी करना चाहता था जिसको मलिक रहमत खरीद कर ले गया। अशफाक की ये हालत हो गई थी जिस तरह उसके जिस्म से जान निकल गई हो। ये तो उसने कई बार कहा था कि मैं मलिक रहमत को एक ना एक दिन मार डालूंगा। जब उसने ये बात कही तो वो चौंक कर चुप हो गया और मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मैंने उसको कहा कि वो कुछ सोचे मत और बोलता रहे। हाँ जनाब, उसने कहा, आपने ठीक महसूस किया है। मैं ये बात मुंह से निकालकर इस सोच में पड़ गया हूँ कि मलिक रहमत कत्ल हो गया है और आप अशफाक को शक में गिरफ्तार कर लेंगे। शब्बीर, मैंने उसको कहा, तुम थाने में एक थानेदार के सामने बैठे हुए हो और तुम्हारे वालिद साहब बाहर तुम्हारी खातिर परेशान बैठे हैं। अगर कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी शक में गिरफ्तार कर लूँगा। ज़रा ये सोचो कि मैंने तुम्हें किसके इशारे पर यहाँ बुलाया है। ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने तुम्हें और अशफाक को उस जगह तक जाते और वहाँ से आते देखा है जहाँ मलिक रहमतुल्लाह को शिकारी बंदूक की गोली मारी गई है। मैं उस वक्त इस शक पर बात कर रहा हूँ कि तुम भी इस कत्ल में शामिल थे। मेरी इतनी सी बात पर वो बहुत घबराया। मैं महसूस कर रहा था कि वो किसी सोच में पड़ गया है। उसने अपने होंठों पर जबान फेरी। नहीं जनाब, उसने कहा, मैं इस कत्ल में शामिल नहीं था, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मुझको मालूम नहीं कि वो कौन सी और कैसी जगह है जहाँ मलिक रहमत को गोली मारी गई थी। हुआ इस तरह था कि मैं थक गया था और एक दरख्त के नीचे बैठ गया था। उसी दरख्त में से फाख्ता का एक जोड़ा उड़ा और 50-60 कदम दूर एक और दरख्त पर जा बैठा। अशफाक ने मुझसे बंदूक ले ली और कहने लगा कि तुम आराम करो, मैं इन फाख्ताओं को मार लेता हूँ। वो चला गया। मैं पीठ के बल लेट गया। थोड़ी देर बाद बंदूक चली। अब मुझको याद आता है कि ये दरख्त ज़रा गहरी जगह थे जिन पर फाख्ताएं जा बैठी थीं। मैंने अशफाक को देखा, वो बहुत तेज़ चलता आ रहा था। मैंने दूर से ही उसको कहा कि कारतूस ज़ाया कर आए हो। उसने मेरे करीब आकर भी जवाब न दिया। मैंने फिर पूछा कि कोई फाख्ता नहीं मरी? तब उसने कहा कि उड़ गई हैं। फिर कहने लगा कि चलो चलें। वो बहुत ही घबराया हुआ था, बल्कि डरा हुआ था, जैसे उसने कोई डरावनी चीज़ देख ली हो। मुझको अब याद आता है कि उसके चेहरे का रंग कुछ अजीब सा हो गया था। मैं उससे पूछता रहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो वो कोई जवाब नहीं देता था। मैं उठा और उसके साथ चल पड़ा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और वो बार बार कहता था कि तेज़ चलो, तेज़ चलो। हम सीधे रास्ते पर जा रहे थे तो उसने कहा कि चलो उधर से चलते हैं। वो मुझको एक और ही तरफ ले गया। मैं आखिर रुक गया। उसका बाजू पकड़कर उसको भी रोका और पूछा कि उसको क्या हो गया है। शब्बीर का इतना ही बयान सुनकर मुझको यकीन हो गया कि मलिक रहमत का कातिल अशफाक है। वो अपने दोस्त को तो नहीं बता सकता था कि वो क्या कर आया है, लेकिन उसका दोस्त उसके पीछे पड़ गया कि उसको क्या हो गया है। यार तुम क्यों परेशान होते हो, अशफाक ने शब्बीर को बताया। वो जगह आसे भी मालूम होती है। मैंने एक फाख्ता को एक शाख पर बैठे देखकर चुश्त में लिया तो फाख्ता उड़ी नहीं बल्कि वहीं गायब हो गई।
फिर वो मुझको उसी जगह नजर आई तो मैंने कारतूस चला दिया जहाँ फाख्ता बैठी हुई थी। वहाँ मुझको एक डरावनी सी शक्ल नजर आई जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। फिर इस तरह हुआ कि मेरे सीने पर किसी ने हाथ रखकर पीछे को धक्का दिया। मैं समझ गया कि यहाँ जिन्नात का डेरा है। मैं वहाँ से भाग आया। मेरे सीने में जो हाथ पड़ा था वो ऐसा लगता है जैसे अभी तक मेरे सीने को दबा रहा है। मेरा दिल सख्त डरा हुआ और घबराया हुआ है। कस्बे में वापस आने तक अशफाक की यही हालत रही। शब्बीर ने उसको बताया कि वो एक आदमी के पास उसको ले जाएगा जो आसे भी आसार उतार देता है। ये दोनों कस्बे में वापस आ गए और अपने घर को चले गए। इससे 1.5-2 घंटे बाद सारे कस्बे में ये खबर फैल गई कि मलिक रहमतुल्लाह कत्ल कर दिया गया है, किसी ने उसको गोली मार दी है। क्या तुम्हें उस वक्त तक ये शक नहीं हुआ था कि अशफाक ने मलिक रहमत को गोली मारी होगी? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा उस तरफ ध्यान गया ही नहीं। अब आपने बात की है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। मुझको आज तक याद है कि मैं जब शब्बीर का बयान ले रहा था उस वक्त रात का 1 बज चुका था। मैंने 2 हेड कांस्टेबलों को बुलाकर कहा कि अशफाक को थाने ले आएं। ये एक हेड कांस्टेबल की ड्यूटी थी। दूसरे को कहा कि वो मलिक रहमत के दोनों बेटों और मकसूदा को ले आए। मैं बहुत ही थक गया था। मैं कांस्टेबलों की बारिक में जाकर लेट गया और लेटते ही आंख लग गई। मैंने कांस्टेबलों को कह दिया था कि वो दोनों हेड कांस्टेबल वापस आएं तो मुझको जगा लें। मुझको जब जगाया गया तो पता लगा कि मैं 1 घंटा सोया हूँ। मैंने कहा कि अशफाक को मेरे दफ्तर में भेज दो। मैंने उसको देखा तो मुझे उस पर रहम आ गया। सही मायनों में जवां मर्द और खूबरू मर्द था अशफाक भाई। मैंने उसको कुर्सी पर बिठाकर उसकी पीठ पर थपकी दी और कहा, डरना और घबराना नहीं। यहाँ वो जिन्नात नहीं आ सकते जिन्होंने तुम्हें वहाँ धक्का दिया था। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सीधी बात करना चाहता हूँ और एक सौदा भी करूँगा। सच बोलो और उसका सिला मुझसे ले लो। मैंने इस वक्त तुम्हें जगाया है तो तुम समझ लो कि शहादत इकट्ठी करके और अपनी पूरी तसल्ली करके तुम्हें बुलाया है। मुझको ये बता दो कि तुम्हारा चलाया हुआ कारतूस इत्तेफाक से मलिक रहमतुल्लाह को लगा था या तुमने इंतकाम लिया है? कह दो कि तुमने मलिक रहमत को देखा ही नहीं था और तुम्हारी नज़र फाख्ता पर थी। वो तुम्हें उस वक्त नज़र आया जब वो गिर चुका था या गिर रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी हालत चेहरे से जो नज़र आ रही थी वो बहुत बुरी थी। बोलो अशफाक, मैंने उसके गाल पर हल्की सी थपकी देकर प्यार से कहा। इस वक्त तक मुझको अपना दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई समझो। थोड़ा सा वक्त है, ये गुजर गया तो बहुत पछताओगे। तुम्हारे वास्ते इस जाल से निकलने का कोई जरिया और कोई रास्ता नहीं। ये जवान आदमी था तो बहुत दिलेर, लेकिन इंसान का कत्ल दिलेरी खत्म कर देता है। उसने जज्बात में आकर एक इंसान को कत्ल कर दिया था, लेकिन इसके बाद उसकी जो हालत हुई वो आप शब्बीर की ज़बानी पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। और अब वो गहरी नींद से उठकर आया था और मैंने अचानक उसके सामने उसका जुर्म रख दिया था। ये एक नफ्सियाती चाल होती है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। अशफाक की खामोशी बता रही थी कि कातिल यही है। मैंने अपना प्यार और शफकत वाला रवैया बरकरार रखा, जिसके नतीजे में वो बोल पड़ा। मुझको एक बात बताएं, उसने थरथराती हुई कांपती हुई आवाज़ में कहा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे चलाए हुए कारतूस के छर्रे इत्तेफाकिया मलिक रहमत को लग गए थे तो क्या होगा? जो होगा वो मुझ पर छोड़ दो, मैंने कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसने बड़ा गहरा और लंबा सांस लिया और कहने लगा, मैंने खुद उसको गोली मारी है। क्या तुम ये इरादा लेकर गए थे कि मलिक रहमत वहाँ खड़ा होगा और तुम उसको गोली मारोगे? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। इस शख्स को कत्ल करने का इरादा तो हर वक्त मेरे दिल में रहता था, लेकिन कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझको तो ये भी मालूम नहीं था कि ये बदकार इंसान वहाँ है। हम परिंदे मारते रहे। शब्बीर थक कर लेट गया। मुझको फाख्ता का एक जोड़ा दरख्त पर बैठा नजर आया। मैंने शब्बीर की बंदूक उठाई और इन फाख्ताओं के पीछे चला गया। वहां जाकर देखा कि आगे जगह गहरी है और मैं उसके ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ। मैंने नीचे देखा। मलिक रहमत मेरी तरफ पीठ करके आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। फासला कुछ भी नहीं था। वो नीचे था, मैं ऊपर था। नीचे वाले दरख्तों की शाखें ऊपर तक आई हुई थीं। अचानक मेरे सीने में आग भड़की और मुझको याद आ गया कि इस शख्स ने इस लड़की को अपनी जर खरीद लौंडी बना लिया है, जिसको मैं चाहता था और जो मुझको पसंद करती थी। फिर इस शख्स ने मुझको बहुत बुरी तरह पिटवाया था और मेरे बाप की भी बेइज्जती की थी। बस जनाब, मुझ पर तो जैसे कोई दौरा पड़ गया था। मैंने उसके सर के पीछे निशाना बांधा और उंगली दबा दी। वो रुका, फिर गिर पड़ा। क्या मकसूदा वाकई तुम्हें चाहती थी? जी हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन ये मुलाकातों वाली मोहब्बत नहीं थी।
मैं इतना जानता था कि उसके दिल में मेरी चाहत है और मेरे दिल में उसकी जो मोहब्बत है वो मैं आपको बता नहीं सकता। इससे तो ये जाहिर होता है कि 2 साल पहले तुम मकसूदा की मर्जी से उसके घर गए थे, मैंने कहा, और तुम्हारी तवक्को के खिलाफ मलिक रहमत का बड़ा बेटा आ गया। नहीं, उसने जवाब दिया, मैं खुद गया था। आप बताएं, आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? मेरा सलूक अच्छा ही होगा, मैंने कहा। तुम मजिस्ट्रेट के पास सही इकबाली बयान दे देना, बचने का रास्ता मैं बताऊंगा। इकबाली बयान तो वो दे ही चुका था। मजिस्ट्रेट को बयान देने पर भी वो राजी हो गया, लेकिन मेरे वास्ते मुकम्मल शहादत की फराहमी ज़रूरी थी। मैंने पहला काम ये किया कि तमाम मुश्तबा अफराद को छुट्टी दे दी। थाने में मकसूदा और मलिक रहमत के दोनों बेटे और शब्बीर रह गए। मकसूदा का बयान लेना ज़रूरी था। कत्ल का बाइस साबित करने के वास्ते मुकदमे में ये शामिल करना ज़रूरी था कि अशफाक और मकसूदा की आपस में मोहब्बत थी। मैंने मकसूदा को अंदर बुलाया और अशफाक को बाहर ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। मकसूदा, मैंने कहा, अशफाक ने मलिक रहमत के कत्ल का इकबाल कर लिया है। मकसूदा की आंखें ठहर गईं और मेरे चेहरे पर जमी रहीं। देखते ही देखते इन आंखों से आंसू जारी हो गए। आप इसको क्या सज़ा दिलाएंगे? उसने सिसकते हुए पूछा। नहीं मकसूदा, मैंने झूठ बोला। मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा। मौके का कोई गवाह नहीं। अगर आपने उसको बचा लिया तो सारी उम्र आपको दुआएं देती रहूंगी, उसने कहा। मैं बड़ी दुखी औरत हूँ जनाब। अशफाक ने जो कुछ किया है वो मेरी खातिर किया है। क्या तुम्हें मालूम था कि वो मलिक रहमत को कत्ल करेगा? मैंने पूछा। हाँ, मुझे मालूम था, उसने जवाब दिया, लेकिन अब पछता रही हूँ। इतना कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, थानेदार साहब, आप नहीं जानते मैं कितनी दुखी हूँ। इस शख्स ने जो रुपए पैसे के जोर पर मेरा खामिद बन गया था, मुझको किस जहन्नम में डाले रखा है। नौकरों के घर में कुछ इज्जत होती है, मेरी वो भी नहीं थी। मुझको कीमती कपड़े और जेवरात सिर्फ इस वजह से पहनाए जाते थे कि मैं उसको खूबसूरत दुल्हन की तरह नजर आती रहूं। उसको मेरी बद्दुआओं ने कुत्ते की मौत मारा है, लेकिन ये जुल्म जो हुआ है कि मेरा अपना जिगर सूली पर चढ़ गया है। उस पर जज्बात का शदीद गुलबा हो गया था। वो अपने आप में नहीं रही थी, रोती थी और उसके मुंह में जो आता था कहती जाती थी। यकीन जाने कि एक बार तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं उस पर सिर्फ ज़बानी कलामी रहम कर सकता था। मैं अशफाक को सज़ा से दीदा और दानिस्ता नहीं बचा सकता था। मकसूदा, वो जब ज़रा संभली तो मैंने उसको कहा, अशफाक ने मलिक रहमत को इस वजह से कत्ल किया कि उसने अशफाक को बहुत पिटवाया था और उसके माँ बाप की भी बहुत बेइज्जती की थी। ये अशफाक की गलती थी कि वो तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारे घर में दाखिल हो गया था। क्या आपको उसने ये बताया है? हाँ, मैंने कहा, उसने यही बयान दिया है कि वो ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में दाखिल हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर जज्बात के काबू में थी, इस वजह से उसकी ज़बान बेकाबू हो गई थी। अगर मैं आपको राज की एक बात बताऊं तो क्या आप अशफाक की कुछ मदद करेंगे? उसने कहा। आप देखें कि उसमें कुर्बानी का जज्बा कितना ज़्यादा है। राज की बात यह है कि अशफाक को मैंने खुद अपने घर बुलाया था और खुद ही पकड़वा दिया, मैंने कहा, और उसकी पिटाई करा दी। ये क्या ड्रामा था? मुझको अशफाक अच्छा लगता था, उसने कहा। ये तो मुझको बाद में पता लगा था कि वो मुझको इतना ज़्यादा चाहता है। मेरी शादी मलिक रहमत के साथ कर दी गई तो अशफाक के साथ मुलाकात हो गई। तब मुझको पता लगा कि उसके दिल में मेरी कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। उसके आंसू निकल आए थे। मकसूदा की ये कहानी बहुत लंबी है, मैं अपने लफ्ज़ों में सुनाना बेहतर समझता हूँ। मलिक रहमतुल्लाह की बीवी बनकर उसके जज्बात कुचले गए थे और जुल्म ये हुआ कि मलिक रहमतुल्लाह ने उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। इसका असर यह हुआ कि मकसूदा के दिल में अशफाक की मोहब्बत और ज़्यादा गहरी हो गई। वो जब अपने माँ बाप के घर जाती थी तो अशफाक से ज़रूर मिलती थी, लेकिन इनकी मोहब्बत में पाकीज़गी थी। 1 साल गुजर गया। एक रोज़ मकसूदा अपने दरवाजे में खड़ी थी। अशफाक उधर से गुजरा। उसने अशफाक को अंदर आने का इशारा किया। अशफाक अंदर चला गया। मकसूदा ने उसको बताया कि वो घर में अकेली है। वो अशफाक को खुद अंदर ले गई। उसने बाहर वाले दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। वो अशफाक को कमरे में ले गई और प्यार और मोहब्बत की बातें होने लगीं। ये मैं आपको सुना चुका हूँ कि मलिक रहमतुल्लाह का बड़ा बेटा किस तरह अंदर आ गया था। मकसूदा पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल ना रही। उसको एक ख्याल ये आया कि मलिक रहमत उसको जान से मार डालेगा।